इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी लोग आज कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें जो परीक्षा होगी आरपीएससी के द्वारा, उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें, किन बातों का ध्यान रखें, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, वैकेंसीज सरकार में, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, वैकेंसीज निकलती रहती है। कई डिपार्टमेंट में निकलती है, गजेटेड पोस्ट की भी निकलती है, नॉन गजेटेड पोस्ट की भी निकलती है, और कई कैंडिडेट्स उसमें परीक्षा देते हैं। इस वाली परीक्षा में रिटन टेस्ट भी है और इंटरव्यू भी है, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट वाइज है, इसलिए हर सब्जेक्ट के भी पेपर होंगे दो, और साथ साथ में एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा राजस्थान के बारे में। तो आप जानते हैं कि परीक्षा में कई कैंडिडेट्स बैठते हैं, और कैंडिडेट्स बैठते हैं तो तैयारी के साथ ही बैठते हैं, कई प्रकार की गाइडेंस भी लेते हैं, कोचिंग भी करते हैं, और आगे बढ़ते रहते हैं और परीक्षाएं देते हैं। लेकिन इन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए यदि सही डायरेक्शन यदि मिल जाती है, सही गाइडेंस यदि मिल जाती है, तो बहुत बड़ा योगदान होता है, और कैंडिडेट को सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है। मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रह चुका हूं, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का। साथ में जब मैंने पीजी करने के बाद आरएस की परीक्षा दी थी तो मैंने आरएस को टॉप किया था, और मेरे में और दूसरे के पोजीशन में 80 नंबर का डिफरेंस था। उस रिकॉर्ड को अभी तक आरपीएससी में कोई तोड़ नहीं पाया है। उसके बाद मैं यूपीएससी की परीक्षा दी थी मैंने, सिविल सर्विसेज की, तो मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, तो मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया। वहाँ में मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके साथ ही साथ मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परीक्षा दी थी, तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हो गया था, और उसके साथ मैंने यूपीएससी की परीक्षा मैंने वापस दी थी, तो मेरा यूपीएससी में वापस सिलेक्शन हो गया और इंडिया में 19वीं रैंक आई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षाएं बहुत देते हैं, गाइडेंस भी बहुत देते हैं, लेकिन जो भुक्तभोगी व्यक्ति होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि परीक्षाओं को सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। कई व्यक्ति हैं जो परीक्षाएं पास नहीं की लेकिन गाइडेंस देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो व्यक्ति कई परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर चुका है और अभी भी गाइडेंस देते हैं, तो उनका महत्व बढ़ जाता है। मेरा पैशन है कि मैं कई कैंडिडेट्स को जो है गाइडेंस देता रहता हूँ। अभी भी एसीएफ की परीक्षा चल रही है, एसीएफ है रेंजर ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा चल रही है। उसमें जीएस का पेपर हो चुका है, और इंग्लिश का पेपर भी हो चुका है, और इन्वायरमेंट का पेपर भी हो चुका है। अभी भी मैंने कुछ कैंडिडेट्स को मैंने गाइड किया है, तो उसमें जीएस के पेपर में 20 क्वेश्चंस मैंने जो मेरे कैंडिडेट्स को पढ़ाए थे उसमें से आए हैं 100 में से। तो क्या होता है कि इसमें परीक्षा में समय कम मिलता है, समय कम मिलता है। आप जानते हो कि इसमें भी आपके हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, और राजस्थान के बारे में भी एक पेपर होगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास भी है, आर्ट है, कल्चर है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, करंट इवेंट्स हैं, सभी बातों का उसमें उल्लेख किया हुआ है। और उसके लिए जरूरी है कि तैयारी अच्छी तरह से की जाए, समयबद्ध रूप से की जाए, और आत्मविश्वास के साथ की जाए। जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और निश्चित तरीके से आगे बढ़ता है और सही डायरेक्शन में यदि आगे बढ़ता है, तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। इसमें क्या होता है कि सिलेबस बहुत वाइड है, समय बहुत कम है, और न जाने परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग जो है पूरा सिलेबस को कवर करके चलें, पूरा सिलेबस को जितना हो सकता है कवर करके चलना चाहिए। और मेरी गलती मेरे को नहीं दिखती है, इसलिए सही डायरेक्शन में यदि कोई व्यक्ति काम करता है, सीखता है, पढ़ता है, तो उसको सहायता मिलती है। क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत वाइड होते हैं और बुक्स भी बहुत मिलती है, इंफॉर्मेशन भी बहुत है, तो क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसमें बहुत फर्क करना पड़ता है, और वहीं पे फर्क पड़ जाता है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं हम, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में जो है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें मरुस्थल पाया जाता है, अरिड क्लाइमेट पाई जाती है, जीरो फाइटिक प्लांट पाए जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि बाड़मेर रेगिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान की बॉर्डर भी बनाता है।
वहाँ पर नेचुरल क्रूड ऑयल निकलने के बाद लगभग 23 से 24% क्रूड ऑयल भारत के ऑयल प्रोडक्शन का जो है कंट्रीब्यूशन खाली राजस्थान का है, बाड़मेर जिले का, जिसमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी तेल के कुएं हैं। इसी प्रकार से जैसलमेर में नेचुरल गैस निकलती है और उसी नेचुरल गैस पर रामगढ़ का पावर प्लांट लगा हुआ है, वो भी जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में एक खासियत और है, यह भी पाकिस्तान की बॉर्डर बढ़ाता है और सोनार का किला पड़ता है, बहुत फेमस है, मेला पड़ता है वहां पे। और वहां पर डेजर्ट नेशनल पार्क भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। मैं जो गाइड करता हूं, तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कुछ प्रश्न तो आते ही आते कि हम जो गाइड करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि कंप्रिहेंसिव वे में, कम से कम समय में, सरलता से कैंडिडेट्स को बताते हैं, ताकि वो जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सही ए है या बी है। वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है तो सही आते हुए भी कई बार प्रश्न गलत हो जाता है। हम बात कर रहे थे डेजर्ट नेशनल पार्क की, रेगिस्तान में है और जैसलमेर बाड़मेर जिले में पड़ता है। सोनार का किला भी है वहां पर। साथ साथ में आप देखिए पश्चिम राजस्थान में अब सोलर पावर प्लांट्स बहुत लग रहे हैं। और बड़ला का नाम आपने अवश्य सुना होगा। बड़ला का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा प्रोजेक्ट है सोलर पार्क, वो जोधपुर जिले में है, फलोदी के पास। इस पर भी प्रश्न पूछा था अभी एसीएफ वाली परीक्षा में। आप देखेंगे पश्चिम राजस्थान में आप नागौर जिला लीजिए, बाड़मेर लीजिए और बीकानेर लीजिए, 3 जिले हैं जहां पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला, आपने जावर माइंस का भी नाम सुना होगा, उदयपुर जिले में पड़ती है। जिंक स्मेल्टर है, एक चंदेरिया में पड़ता है, एक देवारी उदयपुर में पड़ता है। आपने लेड जिंक के बारे में भी सुना होगा। लेड और जिंक, राजस्थान बहुत बड़ा उत्पादक है इसका माइंस के हिसाब से। और इसकी माइंस राजस्थान में फेमस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे रिवर सिस्टम के हिसाब से लो, देखो आपने सुना होगा माही नदी का नाम सुना होगा आपने, पश्चिमी बनास नदी का नाम सुना होगा आपने, जाखम, सोम और साबरमती नदी, इन सब नदियों का जो है पानी है अरब सागर में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी, जिनका पानी वहां जाता है? चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, परवन, ये जो नदियां हैं इनका पानी जो है अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये क्या है कि हम इकोनॉमी के हिसाब से सोचते हैं तो राजस्थान की इकोनॉमी में अभी भी सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया है, स्टेट जीडीपी में योगदान, और एग्रीकल्चर का कम होता जा रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का योगदान अभी भी बढ़ा है। यहाँ पे पशुपालन खूब होता है और पश्चिम राजस्थान तो फेमस है। चाहे हम गाय के हिसाब से ले लें, बकरी, भेड़, तो पशुधन बहुत है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे राठी लोकल ब्रीड है गाय की, थारपारकर बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है। बाड़मेर में फिर जैसलमेर में सेवण घास और पाई जाती है, आपने सुना होगा सेवण घास। ईस्टर्न राजस्थान में नहीं होती, साउथ ईस्ट राजस्थान में नहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में सेवण घास नहीं उगती है, केवल उधर ही पाई जाती है। इसी तरह से आपने सिरोही ब्रीड की नाम सुना होगा, सिरोही ब्रीड बकरी की है। गिर ब्रीड गाय की है। तो ये मैं कह रहा हूं यहाँ पशुधन बहुत है, लोकल ब्रीड बहुत है और राजस्थान की इकोनॉमी को में बढ़ाते हैं, योगदान देते हैं जीडीपी में। और यहाँ एग्रीकल्चर लोन के हिसाब से हम सोचते हैं, उदाहरण के लिए तो कोऑपरेटिव सेक्टर में अल्पकालीन लोन के लिए 3 स्टेज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आता है और ग्रामीण स्तर पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, जिसको पैक्स बोलते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति भी बोलते हैं। इसी को ट्राइबल एरियाज में, शेड्यूल्ड एरियाज में इसको लैम्प्स बोलते हैं, LAPMPS। इसी तरह से ट्राइबल लोग साउथ राजस्थान में बहुत है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या बांसवाड़ा में वागड़ी भाषा बोली जाती है। कालीबाई का नाम सुना होगा आपने। कालीबाई एक छोटी लड़की थी जिसको मार दिया गया।
तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर राजस्थान की आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, नदियाँ, आपकी जो सांबर लेक है, रामसर साइट है, इस प्रकार से कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई है, सब जुड़े हुए हैं। बाजरा, राजस्थान बाजरे के उत्पादन में, ग्वार के उत्पादन में, मस्टर्ड के उत्पादन में पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर आता है, पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर आता है। और दूध के उत्पादन में पूरे इंडिया में राजस्थान सेकंड नंबर पर आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कोई भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलना जरूरी है, सही तरीके से पढ़ना आवश्यक है, और कम से कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा बातों को समझा जाए और पढ़ा जाए और सीखा जाए, ताकि हम जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हम गलत नहीं करें, सही करें। यह आर्ट है, अपने आप में कला है, जो प्रैक्टिस से आती है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, हर व्यक्ति यदि करता है तो सबका सिलेक्शन होता है, लेकिन नहीं होता है। तो कम से कम समय में कैसे अच्छी से अच्छी तैयारी की जाए, उसके लिए गाइडेंस आवश्यक है और अवश्य लेनी चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कई बार कैंडिडेट्स जो है और कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि ये भी आता है, ये भी आता है, परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। हकीकत है। तो मैं कह रहा हूं कि आत्मविश्वास के साथ जो अंक दे रखे हैं, वेटेज दे रखा, उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपियां बनाइए, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें अपने हाथों से नोट्स बनाइए। बाजारी नोट्स काम नहीं करते हैं, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कि कई चीजें जब परीक्षा में आती है तो कई बार वो आपस में टकराती है कि ए आंसर सही है, बी आंसर सही है, फिर बहुत मुश्किल होता है चुनाव करना। तो आप हाथ से नोट्स यदि बनाएंगे तो आपको याद रहेगा और दिमाग में जम जाएगा, और याददाश्त को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको और बताता हूं, मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, एक बार इकोनॉमिक्स से दी थी और दूसरी बात मैंने ज्योग्राफी से दी थी, प्री का एग्जाम। दोनों बार अलग अलग ट्राई किया और दोनों बार मैं सफल हुआ। तो कहने का मतलब ये कि आप में आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब आप धीरे धीरे कोशिश करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और जब एक बार आपके पास आधार बन जाएगा तो आपको परीक्षा से पहले रिवीजन करने के लिए आपके नोट्स हैं वो बहुत काम करते हैं। उस समय आप यदि किताब लेकर पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको 3 पेपर देने हैं। फिर एक पेपर जब चालू हो जाता है, फिर दूसरे और तीसरे पेपर में समय बहुत कम मिलता है। वहां यदि किताब उल्टेंगे तो समय चला जाएगा, पूरी बातों को अपन पकड़ नहीं पाएंगे। तो रिवीजन आवश्यक होता है। तो रिवीजन के लिए आपके हाथ के बने हुए नोट्स में बहुत काम आते हैं। छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त में, जो कि आप पढ़ सको, और कुछ तो भाषा ऐसी कोडिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप, जिसको कि आप स्वयं समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो कम समय में आप ज्यादा पढ़ते हैं, कोड बन जाते हैं कुछ न कुछ। बड़े शब्दों को कैसे छोटे रूप में लिखा जाता है, ये कला है अपने आप में। तो लिखने में भी समय की बचत होती है, पढ़ने में भी समय की बचत होती है, और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर, गंग कैनाल सबसे पुरानी कैनाल है इन तीनों में। और इंदिरा गांधी नहर हरिके डैम से निकलती है, और भाखड़ा नहर का पानी जो है आपका गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिले में आता है और सिंचाई करता है। लेकिन गंग कैनाल का पानी केवल गंगानगर जिले में ही सिंचाई करता है। इस तरह से जावी डैम का नाम सुना होगा आपने, माई बजाज सागर का नाम सुना होगा, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, ये सब चंबल नदी पे बने हुए हैं। गांधी सागर डैम पड़ता है वो चंबल नदी पर है, लेकिन वो एमपी में पड़ता है। चाहे जलवायु के हिसाब से होते हैं, कृषि खरीफ में कौन सी फसलें होती है, रबी में कौन सी फसलें होती है, तिरंगी फसलें कौन सी होती है, कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, कौन सी गायों भैंसों की ब्रीड पाई जाती है। तो ये सब चीजें आपको कैसे धीरे धीरे सीखना है और अच्छी तरह से सीखना है। और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 2 पेपर है, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो चाहे ज्योग्राफी ले लो। तो ज्योग्राफी में आप ह्यूमन पॉपुलेशन आती है, जियोमॉर्फोलॉजी आती है, क्लाइमेटोलॉजी आती है, ओशनोग्राफी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी आती है, सेटलमेंट ज्योग्राफी आती है। इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आती है, पब्लिक फाइनेंस आता है, बैंकिंग आता है। तो जब आप पीजी किया हुआ है आपने उस सब्जेक्ट में, तो निश्चित रूप से आपको अब उसको संक्षिप्त में तैयार करने हैं नोट्स इन सब सब्जेक्ट्स के।
और जैसे आप संक्षिप्त में नोट्स तैयार करेंगे, और सबसे बड़ी चीज जो इसमें तैयारी के लिए आवश्यक है कि आपके पास दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत आवश्यक है। जैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अलग अलग पॉलिसीज हैं जो इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है। जनरल स्टडीज में भी आता है प्रश्न यूपीएससी में। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डील की जाती है और फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा डील की जाती है। दोनों का योगदान रहता है। इससे पॉलिटी के हिसाब से हम सोचते हैं तो एडवोकेट जनरल है, लोकायुक्ता है राजस्थान में, तो उसकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं। अटॉर्नी जनरल है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आर्टिकल आप 32 लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आर्टिकल 226 लीजिए, हाई कोर्ट से संबंधित है। केंद्र और राज्यों की सूचियों के बारे में हम बात करते हैं तो 7th शेड्यूल है भारतीय संविधान में, जिसमें कि केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दे रखी है। और उसी से बंटवारा होता है कार्यों का कि कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन से आइटम्स के बारे में एक्ट बना सकती है, कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कौन से विषयों पर कानून बना सकती है, और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जो कि समवर्ती सूची में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चाहे पॉलिटी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इन सब में आपको 2-2 पेपर हैं तो आपको उनको वेटेज के हिसाब से उसको तैयारी करनी है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर डेवलप करनी है। जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी उतना ही रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो जैसे ही प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर सही आसानी से दे सकते हैं। जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि फिस्कल पॉलिसी, भारत सरकार और राज्य सरकारें जो कर प्रणाली को अपनाती है वो फिस्कल पॉलिसी के पार्ट बनते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम आपने अवश्य सुना होगा। भारत के इकोनॉमी बनने के बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स कोई हुआ था वो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसके कारण से पूरा भारत एक मार्केट बन गया है। जीएसटी के अंतर्गत समान रेट्स पूरे देश में लागू हो चुकी है। लेकिन आपको याद होगा कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, लिकर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, ये जीएसटी के बाहर है। इसलिए आपने अखबार में पढ़ रहे होंगे आजकल कि डीजल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, 100 रुपये के आसपास चला गया है। वो क्यों? कि कोविड पेंडेमिक के कारण से सरकारों की इनकम बहुत कम हो गई, राजस्व बहुत कम हो गया, तो सरकारों ने वेट रेट बढ़ा करके साधन जुटाने की कोशिश की है। ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें परीक्षा चाहे कोई भी हो, आपको सिस्टमेटिक वे में यदि तैयारी करते हैं और सही गाइडेंस में यदि तैयारी करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। फिर अंत में मैं ये बात और अवश्य बताता हूं कि कोर्स बहुत होता है लेकिन याद रखने के तरीके और होते हैं। उन याद रखने के तरीकों को, मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाता है, वो यदि और आप सीख लेते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। हम कहते हैं हमेशा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हिंदी में है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और किसी काम को गलत तरीके से करना आपने सीख लिया है तो आप उस बात को गलत तरीके से करने के मास्टर बन जाते हैं। लेकिन आपको गलत तरीके से काम करने का मास्टर नहीं बनना है, आपको सही तरीके से काम करने का मास्टर बनना है ताकि आप सफलता प्राप्त कर सको। तो इस पेंडेमिक के हिसाब से हम अभी सोचते हैं तो पूरे विश्व में सभी देश त्रस्त हैं और राहत की खबर है कि भारत में भी जो है कोविड के केसेस अब कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन भी प्रारंभ हो चुका है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए स्वस्थ रहने की कामना करता हूं कि हम जो है कोविड-19 पेंडेमिक का सामना करने के लिए सभी प्रकार के जो एहतियाती उपाय हैं वो सब उपाय अपनाते हुए स्वस्थ रहें और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी है वो अच्छी तरह से कर पाएं और सफलता प्राप्त करें। थैंक यू।